Hello everyone and welcome back to the English Hour. So today we will discuss a very famous play and important at the same time, The Jew of Malta, which is written by Christopher Marlowe in 1589. Okay, the full title goes like The Famous Tragedy of the Rich Jew of Malta. So ये प्ले रिवॉल्व करता है अराउंड अ जूविश मर्चेंट जिसका नाम है बेराबस. Okay, the spelling goes like Barabas, but do not pronounce it as Barabbas. It is Barabbas. Whenever I am taking any lecture, मैं हमेशा मेरे स्टूडेंट्स को बोलती हूँ टू फोकस अपॉन द प्रोनाउंसिएशन पार्ट मोर, बिकॉज जब भी हम लोग किसी से कॉन्वर्जेशन में होते हैं, द ग्रामेटिकल पार्ट कम्स सेकेंडरी, but the pronunciation part is the first thing which your listener is attentive at. बिफोर मूविंग ऑन, एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि आप जब भी कोई भी ब्रिटिश प्ले, ब्रिटिश ड्रामा अगर आप अपनी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, सो बहुत लेंदी प्रिपेयर ना करें. उसका सिर्फ अगर आप प्लॉट जान लेते हैं, सीरीज़ जान लेते हैं कि एक्ट 1 में पूरा पूरा देख के एक्ट 1 में ऐसा हुआ था, एक्ट 2 में ऐसा हुआ था, 3 में ऐसा हुआ था. सो आप कोई भी क्वेश्चन ईजिली अटेम्प्ट कर सकते हैं अगर आपको ओवरऑल समरी पता है. सो आप इन डिटेल जाके अपना टाइम वेस्ट नहीं करो, क्योंकि मैं जानती हूँ कि जनरली इग्नू के जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट नहीं है, कोई हाउस वाइफ्स है, कोई प्रोफेशनल्स है. सो हमको इतना टाइम नहीं मिल पाता है, राइट. सो लास्ट मोमेंट बेसिकली हम लोग ज़्यादातर जितने भी लोग हैं स्टूडेंट्स इग्नू के, लास्ट मोमेंट ही प्रिपेयर करते हैं. सो डू नॉट वेस्ट योर टाइम इन गोइंग इन ईच एंड एवरी डिटेल ऑफ द प्ले. सिर्फ प्लॉट याद रखो, समरी याद रखो, नेम्स याद रखो कैरेक्टर्स के, दैट्स इट. ओके, यू विल बी एबल टू अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस. सो इस प्ले को भी हम जितना छोटा रख सके उतना छोटा रखेंगे, एंड डेफिनेटली इसके बाद में हम लोग PYQs भी डिस्कस करेंगे, सो दैट इट विल हेल्प यू आउट इन द प्रिपरेशन ऑफ योर UGC नेट एग्जाम. द ज्यू ऑफ माल्टा, इस प्ले में माल्टा जो है एक आइलैंड का नाम है, और हिस्ट्री में एक इंसिडेंट हुआ था जिसमें स्पेन और टर्की में एक ऑटोमन एम्पायर है, इन दोनों के बीच में बहुत ही कॉन्फ्लिक्ट्स हुआ करती थी इस माल्टा नाम के आइलैंड पे कब्जा करने के लिए. ओके, लिटरल वॉर तो नहीं हुआ था, लेकिन बहुत सारी कॉन्फ्लिक्ट्स हुआ करती थी, जिसका ही बैकड्रॉप आप ऐसा बोल सकते हैं कि ये स्टोरी है. विलियम शेक्सपियर ने जो मर्चेंट ऑफ वेनिस नाम का उनका वर्क लिखा है, वो भी ज्यू ऑफ माल्टा से ही इंस्पायर होकर लिखा है. सो द फर्स्ट एक्ट ओपन होता है एक जूइश मर्चेंट से जिसका नाम है बेराबस. ये जो मर्चेंट है वो बहुत रिच है, माल्टा का मतलब बहुत अमीरों में इसकी गिनती होती है. ये वेट कर रहा है इसकी शिप्स के आने का, जो कि ईस्ट से आने वाली है. काफ़ी देर वेट करने के बाद में भी जब इसकी शिप्स डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंचती है, इसके पास नहीं पहुंचती है, तो ये थोड़ा टेंस्ड हो जाता है. फिर 3 ज्यू आदमी इसको आके बताते हैं कि इनकी जो शिप्स है वो माल्टा में रोक दी गई है. और यहाँ पे एक और कैरेक्टर की एंट्री होती है जिसका नाम है फर्नेस. सो जो फर्नेस है वो गवर्नर है माल्टा का. सो अभी बेराबस की जितनी भी शिप्स है वो माल्टा में रोक दी गई है, माल्टा से आगे नहीं बढ़ने दे रही है. सो बेराबस को पता चलता है कि अगर उसको अपनी शिप्स छुड़वानी है तो इसको गवर्नर फर्नेस से मिलना पड़ेगा. फर्नेस जो कि माल्टा का गवर्नर है, उससे इसको मिलना पड़ेगा. अब बेराबस जाता है फर्नेस से मिलने के लिए. सो वहाँ पे इसको पता चलता है कि माल्टा में जितने भी जूस हैं उनको अपनी प्रॉपर्टी का आधा हिस्सा माल्टीज़ गवर्नमेंट को देना पड़ेगा, सो दैट जो माल्टीज़ गवर्नमेंट है वो ट्रिब्यूट दे सके टर्की को. अभी क्यों ट्रिब्यूट देना है टर्की को? सो पहले ऐसा होता था हिस्ट्री में कि जितने भी छोटे एम्पायर्स हैं या छोटी कंट्रीज़ या छोटे स्टेट्स हैं वो बड़ी कंट्रीज़ को ट्रिब्यूट देते थे. और जो माल्टीज़ गवर्नमेंट है उसने बहुत सालों तक, लाइक अराउंड 10 ईयर्स तक टर्की को एक भी ट्रिब्यूट पे नहीं किया था. तो माल्टीज़ गवर्नमेंट के ऊपर बहुत सारा डेट हो गया था. सो इन ऑर्डर टू क्लियर दिस डेट, माल्टीज़ गवर्नमेंट ने एक रूल जारी किया था जिसके हिसाब से जितने भी जूस रहते हैं उनको अपनी प्रॉपर्टी में से आधा हिस्सा गवर्नमेंट को देना पड़ेगा. ओके, सो इसी वजह से बेराबस के शिप्स कब्जे में कर लिए गए थे, क्योंकि बेराबस ने पे नहीं किया था. अभी क्या होता है, बेराबस तो रिफ्यूज़ कर देता है. जो गवर्नमेंट है वो क्रिश्चियन गवर्नमेंट है, बेराबस है जू है. सो बेराबस तो कम्प्लीटली मना कर देता है कि नहीं भाई नहीं, आधा हिस्सा तो छोड़ो, मैं अपनी प्रॉपर्टी में से फूटी कौड़ी भी आई एम नॉट गोना गिव इट टू द क्रिश्चियन गवर्नमेंट. सो फर्नेस जो है ऑब्वियसली वो गवर्नमेंट है, वो गवर्नर है, गवर्नमेंट कुछ भी कर सकती है. सो बेराबस ने मना किया आधी प्रॉपर्टी के लिए, लेकिन
गवर्नर ने पूरी की पूरी प्रॉपर्टी उसकी हड़प ली। और तो और उसका जो घर है, घर क्या, बराबस का बहुत बड़ा बंगला हुआ करता था, तो उसके बंगले को कॉन्वेंट में कन्वर्ट कर दिया। कॉन्वेंट आपको पता ही होगा, जहाँ पे क्रिश्चियन नन्स रहती है उसको कॉन्वेंट बोलते हैं, उस प्लेस को कॉन्वेंट बोलते हैं, राइट। सो अब बराबस एक ज्यू आदमी है और उसका घर कॉन्वेंट में कन्वर्ट करना उसके लिए बहुत ही इंसल्टिंग था, राइट। आपको पता होगा उस टाइम पे जूस और क्रिश्चियंस में ये दो रिलीजन्स में बहुत बहुत राइवलरी हुआ करती थी। सो बराबस के लिए बहुत ही इंसल्टिंग था। एक तो वो क्रिश्चियन से बहुत नफरत करता था, ऊपर से अभी वो बीइंग अ ज्यू, बीइंग अ वेरी रिच ज्यू, उसका जो प्रॉपर्टी है पहले तो हड़प ली गई, सेकंड उसका जो घर है, उसका जो बंगला है वो कॉन्वेंट में कन्वर्ट कर दिया गया। तो इसका उसको बहुत बहुत अपमान हुआ, मतलब उसको बहुत खुद में इंसल्टिंग फील हुआ इस बात का। अब बराबस ने ठान लिया कि नहीं, मैं तो फर्नेस से किसी भी कीमत पे बदला लूंगा। सो दो चीज़ें वो करने वाला था। सबसे पहले उसको जितनी भी उसने गवर्नमेंट ने उसकी प्रॉपर्टी ली है सारी की सारी उसको वापस चाहिए थी। सेकंड थिंग, उसको फर्नेस से बदला लेना था। बराबस ने अपने बंगले में बहुत सारा हिडन वेल्थ रखा हुआ था, जहाँ नहीं वहाँ गोल्ड सिल्वर डायमंड बहुत सारा वेल्थ था। तो सबसे पहले ये सोचता है कि मेरे घर को इन लोगों ने कॉन्वेंट बना दिए, लेकिन मेरा जो वहाँ पे जूल्स है रखे हुए वो तो मुझे वापस चाहिए। सो अपने प्लान में वो शामिल करता है, अभी यहाँ पे एक नया कैरेक्टर आता है जिसका नाम है एबिगेल। सो एबिगेल जो है बराबस की डॉटर है। बराबस अपनी डॉटर एबिगेल को बोलता है कि तुम क्रिश्चियन नन बनने का नाटक करो और उस कॉन्वेंट में चली जाओ जो कि कभी हमारा घर हुआ करता था, और वहाँ पे ऐसी ऐसी जगहों पे मैंने सोना रखा हुआ है, वेल्थ ज्वेलरी रखी हुई है, वो तुम सारा का सारा ज्वेल्स मेरे पास में लेके आ जाओ। सो एबिगेल वैसे ही करती है जैसा कि बराबस उसको बोलता है। सो इस तरीके से बराबस को अपनी जितनी भी वेल्थ थी जो कि उसने छुपा के रखा था अपने बंगले में, वो उसको वापस मिल जाती है। यहाँ पे फर्नेस जो है, जो कि मैंने आपको बताया था, जो गवर्नर है, वो मिलता है स्पेनिश वाइस एडमिरल से। सो ये स्पेनिश वाइस एडमिरल जो है वो टर्किश स्लेव्स को मॉल्टीज मार्केट प्लेस में बेचने के लिए आया है। सो पहले ऐसा परचेसिंग एंड सेलिंग हुआ करती थी ह्यूमन स्लेव्स की, काम वाम करने के लिए। अब इस मार्केट में बराबस भी आया हुआ है। सो बराबस को पता चलता है कि इस मार्केट में फर्नेस का सन भी आया हुआ है। अब इस फर्नेस के बेटे का नाम क्या है? लोडोविक। सो लोडोविक और बराबस का एक कॉमन फ्रेंड भी हुआ करता था जिसका नाम था मैथियस। सो मैथियस की तरफ से लोडोविक ने एबिगेल्स की ब्यूटी की बहुत तारीफ सुनी थी। अभी एबिगेल कौन है? आपको याद होगा, एबिगेल है बराबस की डॉटर। सो लोडोविक जो है मन ही मन एबिगेल से प्यार कर बैठता है बिना उसको देखे, क्योंकि उसने उसकी ब्यूटी की बहुत तारीफ सुनी थी। अब यहाँ पे बराबस अपना शैतानी दिमाग चलाता है और एक प्लान सोचता है। बराबस को वैसे भी फर्नेस से बदला लेना था और उसको अभी पता चलता है कि लोडोविक जो है मेरी डॉटर से प्यार करता है। सो बराबस लोडोविक के सामने एक प्रपोजल रखता है मेरी बेटी से शादी करने का। वो बोलता है लोडोविक को कि तुम एबिगेल से शादी कर लो। लोडोविक भी इस प्रपोजल को खुशी खुशी मान लेता है। पता नहीं लोडोविक ये दिमाग से पैदल है या फिर इसको दिमाग ही नहीं है, गॉड नोज। इसने सोच भी कैसे लिया कि बराबस जैसा इंसान जो कि एक जू है, एक क्रिश्चियन प्रिंस से अपनी बेटी की शादी कैसे कराएगा। एनीवे, लोडोविक खुशी खुशी मान लेता है क्योंकि वो वैसे भी एबिगेल से प्यार में है। मिथियस जो है वो कहीं दूर से ये दोनों को बातें करते हुए देखता है। आपको मिथियस पता ही होगा, जो मैंने बताया था कॉमन फ्रेंड है। तो मिथियस इन दोनों को बातें करते हुए देखता है और अज्यूम करता है कि शायद इन लोग अब एबिगेल के बारे में बात कर रहे हो, क्योंकि मिथियस को तो पता था ना कि हमारा जो लोडोविक है वो एबिगेल के साथ में प्यार में है। तो मैथियस जाता है, पूछता है बराबस को कि भाई तुम क्या बात कर रहे थे। तो हमारा जो बराबस है शैतानी दिमाग, वो मैथियस को बोलता है कि मैं तो तुम्हारी और एबिगेल की शादी के बारे में बात कर रहा था। और वो मैथियस को प्रॉमिस करता है कि एबिगेल तुमसे शादी करेगी। अब मार्केट से जाते जाते बराबस एक स्लेव को खरीदता है जिसका नाम है इथमोर। अब इथमोर भी बराबस की तरह ही क्रिश्चियन से बहुत नफरत करता है। बराबस अपनी डॉटर एबिगेल को इंस्ट्रक्ट करता है कि वो लोडोविक से इंगेज हो जाए। अभी लोडोविक और मैथियास अच्छे फ्रेंड्स थे, अब इससे क्या होगा, दोनों में दुश्मनी हो जाएगी। जैसा बराबस ने सोचा था ठीक वैसा ही होता है। लोडोविक और मैथियस जो कभी बहुत अच्छे फ्रेंड्स हुआ करते थे, आज अगेंस्ट हो गए हैं एक दूसरे के। अभी इथमोर क्या करता है, एक फॉर्ज लेटर देता है मैथियस को। वो बोलता है कि ये लेटर जो है लोडोविक ने लिखा हुआ है और लोडोविक एक फाइट चाहता है।
फाइट मेथियस और लोडोविक के बीच में जो जिंदा रहेगा वो एबिगेल से शादी करेगा। एक्चुअली क्या ये लेटर सच में लोडोविक ने लिखा है? नो, ये लेटर लिखा है बराबस ने, बट सिंस इथमोर जो है बराबस का स्लेव है, इथमोर को वही करना पड़ेगा जो बराबस कह रहा है। एक्ट चेंज होता है और एक नए कैरेक्टर की एंट्री होती है। इसका नाम है बेलामिरा, जो कि एक प्रोस्टिट्यूट है, एंड इसका एक पिम्प भी है जिसका नाम है पिलिया बोर्सा। अब ये दोनों भी कम शातिर नहीं है। ये दोनों आते हैं बराबस के पास में बिजनेस करने के प्रपोजल से, बट इन लोग के मन में कुछ और ही चल रहा है। इन लोगों का जो बिजनेस है वो थोड़ा मंदी में चल रहा है, थोड़ा लॉस में चल रहा है। तो इन दोनों बराबस के घर में चोरी के प्लान से आते हैं। इथमोर भी बेलामिरा से मिलता है और इंस्टेंटली उसके साथ में प्यार में पड़ जाता है उसकी खूबसूरती को देख के। यहाँ पे लोडोविक और मेथियस में बहुत घमासान युद्ध हो जाता है जो कि रचा गया था बराबस ने। लेकिन इस युद्ध में इस फाइट में दोनों के दोनों जान गंवा बैठते हैं। अब बराबस का सेकंड जो रिवेंज था, जो उसको फर्नेस से लेना था, वो भी पूरा हो गया। फर्नेस का बेटा लोडोविक मारा गया। लेकिन अब फर्नेस कैसे चुप बैठेगा? वो मेथियस की मदर के साथ में मिलता है और एक वाव लेता है, एक प्रॉमिस करता है उससे कि मैं पता लगाऊंगा हम दोनों के बच्चों का कातिल कौन है और मैं उसको कड़ी से कड़ी सजा दूंगा। यहाँ पे एबिगेल को भी पता चल जाता है इथमोर से कि उसका फादर दैट इज बराबस रिस्पॉन्सिबल है दोनों यंग मैन की किलिंग में। बेचारी का बड़ा ही दिल टूट जाता है। वो जाती है फ्रायर जेकमो के पास में। अब फ्रायर मतलब होता है प्रीस्ट। ये एक नया कैरेक्टर है जो यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया है, फ्रायर जेकमो। वहाँ जाती है उनके पास में और सारी चीज़ें बताती है और बोलती है मैं एक नन बनना चाहती हूँ। पहले बनी थी जो कि बराबस के कहने पे, लेकिन ये अभी सच में क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट होके एक नन बनना चाहती है। बराबस को अपनी बेटी के इस डिसीजन के बारे में पता चल जाता है और वो गुस्से से लाल पीला हो जाता है। वो इंस्ट्रक्ट करता है इथमर को कि वो पॉइजन्ड राइस लाए और कॉन्वेंट की जितनी भी नन्स है उनको दे दे। फर्नेस बेचारा बहुत दुख में है। वो कोई भी डिसीजन लिए जा रहा है, उसका दिमाग उसके काबू में नहीं है क्योंकि उसने अपने बेटे को खोया है। वो टर्किश एमिसरी को इन्फॉर्म करता है कि हमारा माल्टा तुमको कोई भी ट्रिब्यूट नहीं पे करने वाला है। टर्किश एमिसरी कहती है कि अगर तुमने ट्रिब्यूट पे नहीं किया तो तुम्हारे ऊपर जल्द ही हमारी सुपीरियर कैलीमैथ जो है वो अटैक करेंगे। वहाँ पे कॉन्वेंट में सारी की सारी नन्स को पॉइजन दे दिया गया है और एक कन्फेशन में एबिगेल कन्फेस करती है फ्रायर जेकमो से कि कैसे उसका फादर इन्वॉल्व है लॉकविड और मेथियस की डेथ में। लेकिन जेकमो जो है ये इन्फॉर्मेशन किसी से भी शेयर नहीं कर सकता है क्योंकि वो एक कन्फेशन थी, राइट। सो जो प्रीस्ट है, कोई भी नॉर्मल इंसान या कोई भी नन या कोई भी इंसान आके अगर उनके पास में कुछ कन्फेस करता है तो प्रीस्ट वो किसी के साथ में शेयर नहीं कर सकता। वहाँ पे बराबस और इथमोर अपनी सक्सेस को सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। तभी अचानक वहाँ पे जेकोमो आ जाता है एक और अपने फ्रायर साथी को साथ में लेके और कन्फ्रंट कर देता है बैरबस को। बैरबस को लगता है कि अरे मैं तो अभी पकड़ा गया, लेकिन यहाँ पे बैरबस का शैतानी दिमाग चलता है और वो प्रिटेंड करता है, ढोंग करता है और दोनों फ्रायर्स से कहता है कि मैं क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट होना चाहता हूँ और जो भी मोनेस्ट्री मैं ज्वाइन करूँगा वहाँ पे मेरा जितना भी वेल्थ है, जितना भी पैसा है, सब कुछ डोनेट कर दूँगा। अभी एक ज्यू, वो भी इतने रिच ज्यू का क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करना कोई छोटी बात नहीं है। अभी ये दोनों जो फ्रायर है वो लड़ने लगते हैं, इस बात पे लड़ने लगते हैं कि कौन उसको क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करेगा और बराबस कौन से मोनेस्ट्री में जाएगा। वो दोनों फ्रायर्स आपस में लड़ ही रहे होते हैं। इतने में इथमर जो है एक फ्रायर का गला दबा देता है और जेकमो पर इल्ज़ाम लगा देता है कि तुमने इसका मर्डर किया है। सीन थोड़ा सा आगे बढ़ता है और इथमोर बहुत पिया हुआ है अभी और नशे की हालत में बेलामिरा को सारी चीज़ें बता देता है कि कैसे उसके मास्टर बैरबस ने सारी की सारी प्लानिंग की थी और कैसे एग्जीक्यूट किया, कैसे दोनों को मारा और कैसे दूसरे फ्रायर की जान लेके सारा का सारा इल्ज़ाम जेकमो पे लगा दी। ये सब सुनने के बाद में बेलामिरा जो है सारी की सारी चीज़ें गवर्नर को बता देती है और बैरबस को ब्लैकमेल करना चालू कर देती है। बैरबस भी कुछ कम नहीं है, वो बेलामिरा, उसका पिम्प और इथमर को पॉइजन दे देता है उनकी गद्दारी के लिए।
अब क्या होता है, बेलेमेरा और उसके पिंप ने ऑलरेडी फर्नेस को सारी चीज़ें बैराबस के बारे में ऑलरेडी बता दी होती है। सो फर्नेस क्या करता है, फर्नेस अपने सोल्जर्स भेजता है बैराबस को अरेस्ट करने के लिए। जब फर्नेस के सोल्जर्स बैराबस के घर में पहुंचते हैं तब उनको बेलेमेरा, उसका पिंप और इथमोर ऑलरेडी मरे हुए दिखते हैं। लेकिन बैराबस इतना चालाक है, सोल्जर्स को आते हुए देख के बैराबस खुद की डेथ भी फेक करता है। फर्नेस के सोल्जर्स को लगता है कि बैराबस भी मर चुका है, तो वो वैसे ही वापस लौट जाते हैं। फर्नेस के सोल्जर्स जब चले जाते हैं तो बैराबस क्या करता है, बैराबस जाता है कैलीमैथ के पास में। अब कैलीमैथ आपको याद है, सेलिम कैलीमैथ जो टर्क्स का प्रिंस है, जो अटैक करने वाला है फर्नेस पे, माल्टा पे, क्योंकि माल्टीज गवर्नमेंट ने अभी तक ट्रिब्यूट पे नहीं किया है टर्क्स को। येस, दैट इज द ओनली कैलीमैथ विच आई एम टॉकिंग अबाउट। सो बैराबस जाता है कैलीमैथ के पास में और उसको इन्फॉर्म करता है किस तरीके से उसने फर्नेस से बदला लिया, किस तरीके से जाल रचा। तो कैलीमैथ भी इससे बहुत इम्प्रेस हो जाता है कि अरे ये तो माल्टा से है लेकिन फिर भी मेरे पास में आया है और अपनी सारी बातें बता रहा है किस तरीके से इसने फर्नेस से बदला लिया। सो कैलीमैथ भी माल्टा पे अटैक करने वाला है, इफ यू रिमेंबर, राइट। सो फर्नेस भी जो है कैलीमैथ का दुश्मन है। सो कैलीमैथ सोचता है दुश्मन का दुश्मन जो होता है वो दोस्त होता है। सो कैलीमैथ बैराबस से वैसे ही बहुत इम्प्रेस्ड है एंड बैराबस माल्टा को बिलोंग करता है। तो बैराबस बताता है कि मैं बेस्ट पर्सन हूँ जो आपको बता सकता हूँ कि माल्टा पे किस तरीके से, कहाँ से और कब अटैक करना चाहिए। सो वैसा ही होता है, टर्क्स जो है सक्सेसफुली अटैक करते हैं और बैराबस को गवर्नर बना देते हैं उसके इस आइडिया के लिए। ओके, लेकिन बैराबस जो है मन ही मन वो थोड़ा सा गिल्टी भी फील करने लगता है कि मैंने दुश्मनों के साथ में मिलके अपने ही टाउन पे अटैक करवाया। सो कभी ना कभी ये उसके लिए लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है, कभी ना कभी कैलीमैथ इसको भी मरवा सकता है, किसको, बैराबस को भी मरवा सकता है। अच्छा, अब अगेन बैराबस का शैतानी दिमाग काम करता है, वो जाता है चुपके से फर्नेस के पास। फर्नेस बैराबस को जिंदा देख के एकदम चौंक जाता है, लेकिन बैराबस उसको सारी चीज़ें एक्सप्लेन करता है और फिर से अपने बातों के जाल में फर्नेस को फंसाने की कोशिश करता है। बैराबस उसको बोलता है कि आई डो नॉट वॉन्ट टू बी विथ कैलीमैथ और टर्क्स एनी मोर, मुझे मेरे होम टाउन दैट इज माल्टा वापस आना है और तुम्हारी गवर्नेंस में काम करना है, तुम्हारे साथ में काम करना है बेसिकली। सो बैराबस बोलता है फर्नेस को कि मैं प्लान बनाऊंगा कि किस तरीके से हम कैलीमैथ को मरवा दे, सो दैट उन्होंने जो हमारे माल्टा पे कब्जा किया है वो हम रीगेन कर सके। फर्नेस भी अग्री करता है बैराबस के साथ में, लेकिन फर्नेस के भी दिमाग में कुछ और ही चल रहा है, वो अपने बेटे की मौत अब तक भूला नहीं है। सो फर्नेस अग्री करता है और बोलता है ठीक है, मैं तुम्हारा साथ दूंगा कैलीमैथ को मरवाने के लिए। सो इन लोग क्या करते हैं, एक बहुत ही बड़ा कॉल्ड्रन रहता है। कॉल्ड्रन एक्चुअली एक बहुत बड़े साइज का केटल होता है जिसमें जनरली वाटर बॉईल किया जाता था या फिर कुछ और लिक्विड्स बॉईल किए जाते थे। ओके, सो कैलीमैथ को हम दोनों इसमें फेंक के मरवाएंगे, इस तरीके का दोनों का प्लान होता है। बैराबस क्या करता है, कैलीमैथ को अपने घर में डिनर पे इनवाइट करता है जहां पे फर्नेस भी छुपा हुआ होता है। लेकिन जब कैलीमैथ को कॉल्ड्रन में धकेलने की बारी आती है तो फर्नेस कैलीमैथ को ना धकेल के बैराबस को उसमें धकेलता है और इस तरीके से अपने बेटे की मौत का बदला फर्नेस बैराबस से ले लेता है। अब कैलीमैथ ये सब देख के बहुत ही हैरान रह जाता है, लेकिन फर्नेस ऑनेस्टली सारी चीज़ें कैलीमैथ को बताता है और कैलीमैथ को कन्फेस करता है, सरेंडर करता है खुद को और बोलता है मैं माल्टा में एज अ प्रिजनर रहूँगा, जेल में रहूँगा, तब तक रहूँगा जब तक ये आइलैंड फ्री नहीं हो जाता। सो ये थी द जू ऑफ माल्टा की पूरी समरी। मैंने ट्राई किया है सिंपलेस्ट लैंग्वेज में एक्सप्लेन करने का। अभी हम जल्दी से इसके कुछ MCQs देख लेते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है UGC नेट के प्रिपरेशन के लिए। ओके, सो मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि आप वीडियो पॉज करके पहले आंसर देंगे, उसके बाद में प्ले करेंगे। ओके, सो द फर्स्ट क्वेश्चन गोज लाइक व्हाट इज द नेम ऑफ द जूज डॉटर। ये आपको पता होना चाहिए कैरेक्टर्स। ओके, सो जू की डॉटर का नाम क्या था, Abigail. So the next question is who is the governor of Malta? Tell me who was the governor of Malta? Was it Calumet? No, it was Furness. Furness was the governor of Malta. Calumet कौन था? Calumet is the Turkish leader. What did Calumet demand from Furness? He demanded 10 years worth of tribute. डू यू रिमेंबर, उन लोगों ने 10 साल से ट्रिब्यूट पे नहीं किया था टर्की को। सो द करेक्ट आंसर इज नंबर डी। हाउ डिड एबिगेल डाई? हाउ डिड शी डाई? शी एट द पॉइजन राइस
डू रिमेंबर? बैरबस ने अपनी डॉटर को और सारी नन्स को मारने के लिए पॉइजन राइस भेजा था. ओके, सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए. Whom did Barabbas plan to kill at the end of the play? The correct answer is option number C, Calumet. How does Abigail retrieve her father's treasure? So how did she retrieve her father's treasure? By pretending to convert into Christianity. Where does Barabbas find Ithamore? He found Ithamore where? At the marketplace. Why? Ithamore was a slave, right? So Barabbas bought him from the marketplace. Which one of Abigail's qualities does Matthias praise to Lodovick? Okay, Matthias ने Lodovick के पास में एबिगेल की किस चीज़ की तारीफ की थी? उसकी ब्यूटी की, right? So the correct answer is her beauty. When does Abigail decide she wants to convert to Christianity? So when she decided? After she hears about the father's role in the deaths of Lodovick and Matthias. The very first time when she converted, वो एक फेक कन्वर्जन था जो कि उसने अपने फादर के कहने पे किया था. लेकिन जब सेकेंड टाइम उसने डिसाइड किया था, कब डिसाइड किया था? जब उसको पता था कि लोडोविक और मेथियस की डेथ के पीछे बराबस का हाथ है.